वेलकम स्टूडेंट्स, मैं कल्पना कुमारी जीएचएस सागरपुर से। आज बेटे हम आपके गणित की एक्सरसाइज 3.5 के कुछ सवालों को आपके सामने रखेंगे और उसमें दिए गए नियमों के आधार पर आपको ये जानकारी देंगे कि हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का किस तरह से पता लगाएं कि वह दिए गए अंक से पूरी भाग जाती है या नहीं। इसी क्रम में हम चलते हुए बेटे सबसे पहले हम लेंगे दो से कौन सी संख्या पूरी भाग होती है। इसमें हमें ये देखना है कि दी गई संख्या यदि हमारे पास इकाई का अंक 2 से भाग हो जाता है या सम अंक है तो वह दी गई संख्या 2 से पूरी भाग हो जाएगी। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि 2 से वह संख्या पूरी भाग होगी जिसके इकाई का अंक सम संख्या होगा या शून्य होगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 432, 110। इसमें यहाँ पर इकाई का अंक 2 है तो ये 2 इकाई का अंक है जो वो 2 से पूरा भाग जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये 432 संख्या 2 से पूरी भाग हो जाएगी और शेषफल शून्य प्राप्त करेंगे हम। इसी प्रकार से 110 में इकाई का अंक शून्य है, यहाँ पर ये संख्या भी 2 से पूरी भाग हो जाएगी और यहाँ पर भी हम शेषफल शून्य प्राप्त करेंगे। परंतु यदि हम यहाँ लिखते हैं 113, यहाँ पर इकाई का अंक 3 है जो सम संख्या नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये 113 2 से भाग नहीं जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इकाई का अंक 3 है। तो बच्चों हमें ये याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई संख्या दी हुई है जिसके इकाई का अंक या तो सम संख्या है या शून्य है तो वह 2 से पूरा भाग हो जाएगी। नंबर 2 पर हम आते हैं 4 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्याएं हैं। यहाँ पर हमें दी गई संख्या को देखना है कि यदि उसके इकाई और दहाई के अंक 4 के पहाड़े में आते हैं, इकाई और दहाई के अंक, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 428, यहाँ पर इकाई अंक है 8, दहाई अंक है 2, तो इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर के बनी हुई संख्या 28 है। 28 4 के पहाड़े में आती है तो हम कह सकते हैं कि यह 428 पूरा 4 से भाग हो जाएगी। इसी प्रकार 8 9 16, यहाँ पर हम देखेंगे कि इकाई का अंक 6, दहाई का अंक 1, इन दोनों से बनी हुई संख्या 16 भी 4 से पूरा भाग हो जाता है। तो ये संख्या 916 4 से पूरी भाग हो जाएगी और शेषफल में हमें शून्य प्राप्त होगा। अब नंबर अगला आता है 8। हम कैसे पहचानेंगे कि 8 से कौन सी संख्या भाग होती है। तो यहाँ पर जो दी गई संख्या है उसको हम देखेंगे बेटे कि हमारे पास 8 से भाग करने के लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंकों का जो है 3 अंकों को 8 से भाग होना जरूरी है। जैसे मैंने लिया 84 48 8448, यहाँ पर मेरे पास इकाई के स्थान पर 8 है, दहाई के स्थान पर 4 है और सैकड़े के स्थान पर 4 है। तो मैं देखूंगी कि 448 यदि 8 से पूरी भाग हो जाती है तो हमारे पास जो दी गई संख्या है ये 8448 भी 8 से पूरी भाग हो जाएगी और शेषफल हमें शून्य प्राप्त होगा। 448 8 से पूरी भाग होती है, ये हम चेक कर सकते हैं। 8 पंजे 40, 4 नीचे आया, ऊपर से उतारा 8, 48 8 6 48, तो 448 पूरा 8 से विभाजित हो जाता है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों से बनी हुई संख्या 8 से पूरी भाग हो गई। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये पूरी संख्या, दी गई पूरी संख्या भी 8 से पूरी भाग हो जाएगी और यहाँ पर फिर शेषफल शून्य बचेगा। तो बच्चों हमें ये ध्यान रखना है जब भी हमें 8 से किसी संख्या को भाग होती है या नहीं होती है ये पता लगाना होता है तो हमें क्या करना होगा, इकाई, दहाई,
सैकड़े, तीनों अंकों से बनी हुई संख्याओं को 8 से भाग करके चेक करना है। यदि वो भाग हो जाते हैं तो चाहे कितने भी अंकों की संख्या दे रखी हो वो 8 से पूरी भाग हो जाएगी। अगला है हमारे पास 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब 3 से कौन सी संख्या भाग होती है? हमारे पास बहुत सारी संख्या ऐसी है जो 3 से भाग हो जाती हैं। तो इसी क्रम में हम जानेंगे कि यदि हमारे पास दी गई संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाए, हमारे पास कोई संख्या दे रखी है 327। यदि हमारे पास दी गई संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाए तो वह संख्या 3 से पूरी भाग हो जाती है। जैसे हम चेक करेंगे, यहाँ पर ये 3 जमा 2 जमा 7, ये हमारे पास टोटल आया 12 और 12 3 से भाग हो जाता है। 12 3 से पूरा भाग हो जाता है 4। तो हमने देखा कि 327 में 3 अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों ही अंकों को जोड़ा तो फिर 12 आ गया और 12 को हमने 3 से भाग किया और उत्तर 4 आ गया। इसका मतलब शेष पद 0 बचा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो, अगर उसके अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाए, पूरा भाग हो जाए, तो हमारे पास दी गई संख्या भी 3 से पूरी भाग हो जाती है। इसी क्रम में हम आगे जानेंगे कि 9 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं। बच्चों, जिस प्रकार से हमने 3 वाली संख्याओं को देखा कि उसके अंकों का जोड़ करने पर योग को अगर हम 3 से भाग करें पूरा भाग हो जाता है, इसी तरह से 9 से भाग करने के लिए भी हमें ऐसी संख्या जो दे रखी है उसके अंकों को जोड़ना पड़ेगा और अंकों को जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि वो पूरी भाग हो जाती है 9 से, तो फिर वो पूरी बड़ी संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। जैसे हमें ये दे रखी है, हमारे पास एक संख्या है, इसको हम चेक करते हैं कि ये 9 से भाग होती है या नहीं होती है। इसको चेक करने के लिए हम इसके अंकों को जोड़ेंगे। 9 जमा 8 जमा 1 जमा 8, 9 और 8 17, 1 18 और 8 18 और 8 26। ये 26 8 के पहाड़े में नहीं आता, ये 8 से भाग नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं कि ये संख्या भी, क्योंकि इनका सबका जोड़ जो है 26 आया है जो 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये भाग नहीं होगी, ये संख्या नहीं होगी। अब हम इस संख्या को बदलकर लिखते हैं 9819। इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। 9 8 1 जमा 9, ये हमारे पास जोड़ आया 27। अब 27 को हम 9 से भाग करें तो हमारे पास उत्तर आएगा 3। इसको हमने देखा कि ये अंकों का जोड़ 9 से पूरा भाग हो गया, तो ये संख्या 9819 9 से पूरी भाग चली जाएगी। इस तरह हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम 9 से भाग करने के लिए किसी संख्या को पहचानेंगे तो हम इसी तरह से पहचानेंगे कि यदि हमारे पास अंकों का जोड़ पूरा भाग हो जाए 9 से, तो वह संख्या भी 9 से पूरी भाग हो जाएगी। इसी क्रम में बच्चों, अब मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कोई संख्या यदि 9 से भाग होती है तो वह 3 से भी भाग हो जाएगी। अभी हमने जो संख्या ली थी, हमारे पास 3 9 8 1 9, इसके अंकों का जोड़ आया था 9 8 1 9 9 8 1 जमा 9 27। ये 9 से पूरा भाग चला गया। स्टार्ट। हमने देखा कि ये 9 से पूरी भाग होगी। अब 27 को ही हम 3 से भी भाग करते हैं, ये 3 से भी पूरी भाग होगी और उत्तर आया 9। तो क्या कोई ऐसी संख्या है जो 3 से भाग हो जाए और 9 से भी? ये जरूरी नहीं है, हो तो जाती हैं, लेकिन सभी संख्याएं जो 3 से भाग होती है वो सभी संख्याएं 9 से भाग नहीं होती। जैसे मान लो मेरे पास 36 है, स्टार्ट। जैसे हम लेते हैं 12 में अंकों का जोड़ आता है 1 जमा 2, ये आया 3 और ये 3 से पूरा भाग हो गया 1 पर। लेकिन 3 9 से पूरा भाग नहीं होता, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो संख्या
3 से भाग होती है वह जरूरी नहीं है कि 9 से भी भाग हो जाए, लेकिन ये अवश्य है कि जो संख्या 9 से भाग हो रही है पूरी पूरी, वो 3 से अवश्य ही भाग हो जाएगी। आगे बढ़ते हम इसी क्रम में चलते हैं। हमें पता लगाना है अब कि 6 से कौन सी संख्या भाग होगी। 6 से भाग करने के लिए हमें कोई दी हुई संख्या को हम पहचानेंगे कि यदि वह 2 और 3 दोनों से ही भाग जाती है पूरी पूरी, तो वो 6 से भी पूरी पूरी भाग चली जाएगी। जैसे हमने 2 से ली थी 432, 2 से भाग जाती है, 432 2 से पूरी पूरी भाग चली जाती है। लेकिन अब हम देखेंगे क्या इसके अंकों का जोड़ 4 3 7 और 2 9, 3 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी भाग चला जाता है ये, और 3 ऊपर आता है। तो हम देखेंगे कि 432 6 से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर हम इसको 432 को 6 से भाग करके दिखाते हैं बच्चों तुम्हें, और ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। चलो जैसे कि 6 से हम भाग करके देखते हैं इसको, 6 सत्ते 42, 1 यहां से पारा 2 और 6 दूनी 12, तो ये 6 पर भी पूरी पूरी भाग हो गई 432। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी पूरी भाग चली जाती है तो वो अवश्य ही 6 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी। इसके बाद इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही आसान है कि 5 को दी हुई संख्या को पहचानना कि ये 5 से भाग होती है या नहीं। यदि हमें कोई संख्या ऐसी दे रखी है, मान लो हमने लिख दिया है यहाँ पर 4541, यहाँ पर बच्चों इकाई का अंक 1 है, तो ये बिल्कुल भी 5 से भाग नहीं होगा, क्योंकि 5 से भाग करने के लिए हमें संख्या के इकाई का अंक या तो 5 हो या फिर 0, तो ये इससे भाग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 1 है। यदि हमारे पास कोई संख्या है 3265, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो ये तो भाग हो जाएगा 5 से आसानी से। यदि इसी प्रकार हमारे पास कोई ऐसी संख्या है 2840, तो यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, तो ये भी आसानी से 5 से भाग हो जाएगा। तो बच्चों तुम्हें ध्यान रखना है कि 5 से वही संख्या भाग होगी जिसके इकाई का अंक या तो 5 होगा या फिर 0, तो वो संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी 5 से। अब हमारे पास आता है अगला नंबर 11। 11 से भाग करने के लिए हमें थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास संख्या दे रखी है कि वो हम देख करके ही बता पाए कि ये 11 से भाग हो भी रही है या नहीं। ये जानने के लिए मैं एक संख्या लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा 1331। बेटे 11 से भाग करने के लिए किसी भी संख्या के विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनको जोड़ेंगे हम एक तरफ, और जो सम स्थानों पर अंक है उनको जोड़ेंगे हम एक। दोनों के जोड़ का अंक या तो 0 आ जाए या 11 से भाग होने वाली कोई संख्या आ जाए, तो दी गई संख्या 11 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। जैसे चलो बेटे अब देखेंगे कि मैंने एक संख्या ली है 1331। इसमें क्या करेंगे हम, पहले मैं जोड़ूंगी विषम स्थान पर कौन से अंक है, विषम एक छोड़कर एक, पहले इकाई का फिर सैकड़े का, तो मैं जोड़ूंगी 3 जमा 1, ये आ गया 4। इसी प्रकार से फिर मैं लूंगी सम स्थानों पर 3 और 1, ये भी 3 और 1, ये भी 4 आ गया, तो दोनों का अंतर यहाँ पर 4 - 4 0 आ गया। यदि इस तरह से हमारे पास विषम स्थानों पर जो अंक है उन दोनों को जोड़ा, पहले ये लिया, ये 1 फिर 3, दोनों को जोड़ा 4, इसके बाद 3 और 1 इन दोनों को जोड़ा तो भी 4 है। इस प्रकार से इसी तरह से बच्चों हम 1551 को ले सकते हैं। यहाँ पर विषम स्थानों पर अंक है 1 और 5, अगर हम 1 और 5 को जोड़ते हैं तो 6 आता है, और सम स्थानों पर भी 5 और 1 है, अगर हम 5 और 1 को जोड़ते हैं तो भी 6 आता है, तो दोनों का अंतर हमारे पास फिर से 0 आया है, और अंतर 0 आने पर ये पता चलता है
कि ये संख्या 11 से पूरी भाग हो जाएगी। स्टार्ट। यहाँ पर हमने देखा कि 6 में से 6 को माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। और फिर हम ये पता करते हैं कि 1551 भी ऐसी संख्या है जो 11 से पूरी भाग हो जाएगी। तो बच्चों अब हमें आगे ये ध्यान रखना है कि जो विभाजकता के नियम दे रखे हैं उन्हीं की सहायता से हम विभिन्न संख्याओं को पहचान पाएंगे कि ये इस अंक से पूरी भाग चली जाएगी या नहीं। स्टार्ट। हेलो बच्चों, अब हम आगे इसी प्रश्नावली का अगला टॉपिक उठाएंगे, वो है अभाज्य गुणनखंड। आपको बताना चाहूंगी मैं कि अभाज्य गुणनखंड। चलो। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बेटा? सबसे पहले हमें ये समझना है कि अभाज्य शब्द क्यों प्रयोग किया है। अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो किसी भी अंक से भाग ना हो, केवल स्वयं से ही भाग हो। जैसे 2 है, 2 को हम सम अभाज्य संख्या में लेते हैं क्योंकि ये सम भी है और अभाज्य भी है। 2 अपने अलावा और किसी भी अंक से भाग नहीं होते। ऐसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इसी क्रम में ये अभाज्य संख्याएं आ जाती। चलो। अब यदि हमें दी गई किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालने हैं तो हम ये देखेंगे कि उस संख्या के गुणनखंड हम किस तरीके से निकालें जो आसान से आसान हो और हमें समझ भी आ जाता है। मान लीजिए हम 48 लेते हैं। 48 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमें। 48 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बच्चों हम 2 तरीके अपनाएंगे। यहाँ पर पहला तरीका है वृक्ष प्रयोग वाला। वृक्ष प्रयोग वाला वृक्ष गुणनखंड, वृक्ष के गुणनखंड होगा, वृक्ष गुणनखंड होगा। 48 को लिखेंगे। 48 के किस किस के पहाड़े में आते हैं ये हमें अपने दिमाग में लानी है बात। और 48 के 2 टुकड़े करेंगे, 2 गुणनखंड निकालेंगे। 6 8 48। अगर हम 6 को 8 से गुना करें तो 48 आता है। लेकिन हमने देखा कि जो 8 है, 8 ये भी भाज्य संख्या है, 2 से भाग होती है। और जो 6 है वो भी 2 से भाग हो रहा है। फिर दोबारा से हम 8 के 2 टुकड़े बनाएंगे। 8 के 2 टुकड़े बनेंगे बच्चों, 2 और 4, 2 चौक 8। यहां पर भी हमने देखा कि 2 तो अभाज्य संख्या है, 2 तो किसी से भी भाग नहीं हो रहा, लेकिन 4 फिर 2 से भाग हो रहा है, 2 दूनी 4। तो यहां पर हमारे पास अब इसके 4 के 2 टुकड़े हैं। इधर की साइड में हमारे पास 6 बचा था। 6 भी भाज्य संख्या है। 6 किसके उसमें आता है? 2 और 3, 2 और 3। अब हमने क्या पाया है? हमने पाया है कि 48 के अभाज्य गुणनखंड वृक्ष के द्वारा बने हैं 2, 2, 2, 2 और 3। यहाँ पर हम लिखेंगे 48 के गुणनखंड जो बनाए हैं हमने वो आए हैं 2, 2, 2, 2 और 3। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48। तो यहाँ पर जो हमने ये संख्या कहाँ से उठाई है? देखो 48 के हमने गुणनखंड बनाए, सारे अभाज्य गुणनखंडों तक पहुंचे हैं हम। पहले 48 के 2 टुकड़े बनाए थे, 8 6 48। फिर 8 एक भाज्य संख्या थी तो 8 2 अंकों का 2 चौक 8, लेकिन 4 भी भाज्य अंक था तो फिर हमने 4 के भी 2 टुकड़े किए। फिर यहाँ पर 6 भी 2 अंक के हम 2 टुकड़े किए, 2 3 6। तो लास्ट में हमारे पास जो आए हैं वो आया 2, 2, 2, 2 और 3, जिनको हम गुना करेंगे तो वो 48 प्राप्त होगा। इस तरह से हमने कहा है, इस तरह से हमने देखा कि 48 के हमने सभी ऐसे गुणनखंड प्राप्त हुए हैं जो अभाज्य हैं पूरी तरह से, और वो अपने अलावा 1 से भाग होंगे या फिर किसी और संख्या से भाग नहीं होंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछे जाएं किसी भी संख्या के, तो हमें वो तब तक गुणनखंड निकालते जाने हैं उन संख्याओं के जब तक कि वो संख्या अभाज्य ना आ जाए।
और अभाज्य आने के बाद फिर हम उनको अंतिम रूप देते हैं और गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। बच्चों यहाँ पर एक और भी तरीका है गुणनखंड निकालने का, वो भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगी। यदि हमें दूसरे तरीके से किसी संख्या के गुणनखंड निकालने हैं तो बार बार भाग करने के नियम से भी हम किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। वो भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि बार बार भाग करने की विधि क्या है। बार बार भाग करने की विधि द्वारा भी हम भाग करने की विधि बार बार भाग करने की विधि क्या है बच्चों? मान लो मैं 100 के गुणनखंड तुम्हें बना करके दिखा रही हूँ। 100 को हम बार बार भाग करेंगे। सबसे पहले हम ऐसी संख्या देखेंगे कि जो सबसे छोटी और 100 को भाग कर दे एक के अलावा, तो 2 लेते हैं हम। 2 से 100 भाग चला जाता है, 2 पंजे 10, 50 पर चला गया। अब 50 का इकाई का अंक बच्चों 0 है और ये फिर 2 से भाग चला जाएगा, तो फिर दोबारा 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर 25 आया है। अब 25 में इकाई का अंक बच्चों 5 है, जो केवल 5 से ही भाग जाएगा। तो अब हम इसको 5 से भाग करेंगे। 5 से 25 को भाग करेंगे तो 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, तभी 5 पर जाएगा। और अब यहाँ अंक 5 बचा है तो 5 पर ही जाएगा और 1 आ गया। इस तरह चलो अब हमने देखा कि 5 को 5 से भाग किया, 1 आ गया। अब हम देखते हैं कि 100 के क्या गुणनखंड बने हैं। 100 के गुणनखंड बने हैं बच्चों 2, 2, 5, 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। तो प्रत्येक जो अंक आया है हमारे पास, हर अंक अभाज्य संख्या, एक 2 भी किसी से भाग नहीं होता, केवल 1 से और खुद से भाग होता है। और 5 भी इसी तरह का है कि वो किसी से भाग नहीं होता, सिर्फ अपने से और 1 से ही भाग होता है। तो इस तरह मैंने तुमको दोनों विधियां बताई हैं बेटे। एक वृक्ष के द्वारा हम किस तरह से निकालेंगे गुणनखंड, और एक गुणनखंड निकालने की बार बार भाग करने वाली विधि से। तो तुम अपनी एक्सरसाइज 3.5 में जिस भी तरीके से आसानी से निकाल पाओ, इस मुझे उम्मीद है कि अपनी पूरी एक्सरसाइज करोगे। चलो अब हमने ये देख लिया बच्चों कि 100 का जो अभाज्य गुणनखंड हम निकाल चुके हैं। अब यहीं से मैं तुम्हें आगे ये समझाना चाहूंगी कि अगर तुम कभी 3.5 का एक सवाल लेते हैं हम, ताकि तुम्हें आसानी से समझ आ जाए कि हम अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करें, कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं और उसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं बच्चों। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के, ये 3.5 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है आपका। और इसके अभाज्य गुणनखंड हम निकालने के लिए बार बार भाग करने की विधि अपनाएंगे। तो हम देखते हैं 9 है यहाँ पर, तो ये 9 इकाई का हम